और रमन मेरे सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे चुनाव आयोग की। रमन, क्या और बड़ी बातें और जो सबसे अहम कि युवा वोटर्स जो हैं वो गुजरात में एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर सकते हैं? बड़ी बात चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सामने आई कि जो युवा वोटर जो पहली बार वोट जिनको डालने का मौका मिलेगा उनके लिए खास व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ये इंश्योर किया है कि युवा वोटर जो पहली बार वोट डालने आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनको कोई परेशानी नहीं हो और उसके लिए सारे बूथ पे अलग से इंतजाम किया जाएगा। ये आप देखिए कि पूरी सूची, पूरी लिस्ट यहाँ पे है इलेक्शन कमीशन ने जो अभी जारी किया है, जिसमें आप देखिए कि डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन जो 5 नवंबर और 10 नवंबर को है और डेट ऑफ काउंटिंग 8 दिसंबर दोनों शेड्यूल में फर्स्ट एंड सेकेंड फेज का 8 दिसंबर है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के काउंटिंग के वक्त ही गुजरात के काउंटिंग की भी जानकारी दी गई है, जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ ही, चुनाव रिजल्ट के साथ ही गुजरात के चुनाव नतीजे भी सामने आएंगे। चुनाव आयोग ने एक बात और महत्वपूर्ण कही कि जो उस पर एलिगेशन लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात का चुनाव क्यों नहीं कराया गया या जो गुजरात के विधानसभा का कार्यकाल था उससे काफी पहले क्यों कराया गया, उसके जवाब में चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि कई ऐसे राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं जो कि मार्च अप्रैल तक हमें कराने पड़ेंगे और इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सिक्योरिटी फोर्स की उपलब्धता है या वहाँ का मौसम सही है या वहाँ पे एग्जाम्स तो नहीं चल रहा है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखने के बाद ही हम कोई चुनाव का अनाउंसमेंट करते हैं और इसीलिए गुजरात के चुनाव का अनाउंसमेंट हमने अभी किया है। हिमाचल प्रदेश का कुछ दिन पहले किया था, इस महीने के पहले हफ्ते में किया था और काउंटिंग चूंकि 8 तारीख को एक ही साथ इसलिए रखी गई है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे का प्रभाव गुजरात पे ना पड़े, इस बात का ध्यान में रखा गया है कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव नतीजे एक ही दिन में आए ताकि ये कोई आरोप न लगा पाए कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे का असर गुजरात के विधानसभा चुनाव पर पड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी बातों पर क्लैरिफिकेशन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। सुकेश, आप बता रहे थे त्रिकोणीय महामुकाबला, लेकिन मेरा सवाल आपसे कांग्रेस को लेकर है क्योंकि आपने जफर असलम को सुना, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की कोई हमें झेलना ही नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी चार्ज लिया है। सुकेश, कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल और कितनी आसान गुजरात चुनाव की राह? देखिए अभिलाषा, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसने राजनीति में जो एक टर्म हमेशा इस्तेमाल किया जाता था, एंटी इनकम्बेंसी, उस एंटी इनकम्बेंसी शब्द को तोड़ दिया एक तरीके से। पिछले 27 सालों से लगातार वहाँ बीजेपी का शासन है और वहाँ प्रो इनकम्बेंसी टर्म धीरे से प्रयोग में आ गया जो आज तक चल रहा है। हालांकि सीटों की संख्या धीरे धीरे घटी है। एक जिस समय नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़े थे उस समय 127 सीटें थी, मैंने आपको बताया। उसके बाद 117 हुई, 115 हुई, लेकिन दे वर कंफर्टेबली इन, कभी भी वो कॉन्टेस्ट में नहीं दिखे थे। पिछली बार कई तरह के प्रयोग हुए। पटेल समाज बहुत नाराज था, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ये तमाम लोगों ने मिलकर एक फ्रंट बनाया और उन्होंने कांग्रेस की मदद की। एक तरीके से रूरल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। आज भी अर्बन डिस्ट्रेस और रूरल डिस्ट्रेस की बात वहाँ होती है कि अर्बन जो डिस्ट्रेस है वो बहुत रूरल डिस्ट्रेस के मुकाबले बहुत कम था, इसलिए रूरल इलाके में बहुत अच्छा किया था कांग्रेस ने। और इसलिए बहुत सालों बाद, करीब 2 दशकों के बाद ऐसी स्थिति आई कि वो 80 के आसपास 77 सीटें वो पिछली बार जीत पाई थी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि इतने मैसिव कैंपेन के बाद, जबकि अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में थे, मैं लगातार वहां पे था और मैंने देखा कि अमित शाह खुद मॉनिटर कर रहे थे पूरे चुनाव का, क्योंकि ये बीजेपी टर्फ जो है वो नरेंद्र मोदी का है। और देखिए 2022 का ये चुनाव है आखिर में, और वो एक तरीके से बताता है कि आने वाला चुनाव कैसा होने वाला है। 2024 में आम चुनाव है। गुजरात जो टर्फ, जो होम टर्फ है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, वो वहां पे एक बार फिर से अपनी उपस्थिति ऐसा दर्ज कराना चाहेंगे जिससे ये साफ मैसेज जाए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और नरेंद्र मोदी का एक ट्रैक्शन वहां रहा है। नरेंद्र मोदी वहां एक पॉपुलर लीडर के तौर पे रहे हैं। और आप अगर 2009 का चुनाव देखें, 9 में तो तब भी लोकसभा की सीटों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरे ख्याल से वो 12 सीटें जीत पाए
आए थे 14 में से, लेकिन आप अगर 14 का चुनाव देखें, 19 का चुनाव देखें, तो 26 की 26 सीटें लोकसभा के चुनाव का बीजेपी की झोली में गई थी। और पिछली बार जहां तक मुझे याद है शायद 63% वोट्स लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मिला था। तो ये एंटी इनकम्बेंसी टर्म जो है वो बीजेपी ने वहां डिक्शनरी से मिटा दिया था। क्या इस बार 99 से बढ़ के वो आगे जाना चाहेगी? वो लक्ष्य हमेशा ज्यादा रखती है। कोई भी पॉलिटिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल अप्रोच यही है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को वो ऑन द टोज रहें, इसलिए लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। और ये बीजेपी का अपना गेम प्लान होता है। लेकिन क्या वो सुदूर इलाकों में, क्या वो रूरल इलाके में, क्या उस डिस्ट्रेस को कम करने के लिए जो कोविड के समय जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया, लोगों में बहुत गुस्सा था और इसलिए पूरा कैबिनेट बदलना पड़ा, ऐसा बताते हैं, ऐसा पॉलिटिकल आरोप है। और कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई जरूर होगी, इसलिए पूरे कैबिनेट को बदल दिया गया। जो पहली बार के एमएलए हैं भूपेंद्र पटेल, जो कड़वा पटेल कहे जाते हैं, वहां लेउआ पटेल, कड़वा पटेल, दो पटेल बड़े बटे हुए। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस समय केशु भाई पटेल वहां के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे और उनको हटाकर जब नरेंद्र मोदी को बनाया गया, बीच में उनके संबंध बहुत खराब हो गए। केशु भाई पटेल वयोवृद्ध पटेल नेता थे और उन्होंने बागी तेवर अपना लिया और वो चुनाव के मैदान में उतर गए। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं उन पटेलों का जो गढ़ है उस इलाके में जब गया, तो उस समय भी, जबकि केशु भाई पटेल एक बड़े नेता के तौर पे देखे जाते थे, उस समय भी पटेल, चाहे वो कड़वा पटेल हो, चाहे वो लेउआ पटेल हो, वो बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता था, क्योंकि मोदी को उसे प्रधानमंत्री के तौर पे आगे देखना था। बहुत क्लेवर तरीके से नरेंद्र मोदी ने सोना साथ, सोना विकास का एक नारा दिया 2012 के चुनाव में। वो 2012 से भांप चुके थे कि 2012 का चुनाव अगर बीजेपी जीतती है, अगर मैं जिताने में कामयाब रहता हूं, तो ये मेरी तीसरी लगातार ये हैट्रिक होगी और वो मुझे नेशनल लेवल पे एक बड़े प्लेयर के तौर पे बीजेपी के अंदर प्रमोट करेगी, प्रोजेक्ट करेगी। और इसलिए उन्होंने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था। और 2012 का चुनाव जीतने के बाद वो धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में, और राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रादुर्भाव का कारण वही था कि उन्होंने वहां हैट्रिक लगाई थी। तो वो बहुत मैसिव तरीके से कैंपेन प्लान करते हैं नरेंद्र मोदी। अमित शाह उनके लेफ्टिनेंट के तौर पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जिस तरीके से 24 घंटे, देखिए ये एक इलेक्शन मशीनरी है बीजेपी, वो 24 घंटे इस जुगाड़ में रहती है कि एक एक वोट बढ़ाया जा सके। क्या इस बार आम आदमी पार्टी के उतरने से और त्रिकोणीय होने से, जो ऐसा अभी तक कहा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ सकता है? क्या वो बीजेपी की टैली को बढ़ा देगा? क्या वो आम आदमी पार्टी को एक ऐसा फिलिप देगा कि वो कांग्रेस को पछाड़कर आगे निकल जाती है? इसलिए भी ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि कांग्रेस एक नेचुरल विकल्प के तौर पे आज तक देखी जाती रही है। कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है। कांग्रेस वहां 50 सीट से ज्यादा अपने खराब समय में भी जीतती रही है। जब वो चुनाव हार जाती थी तब भी, पिछली बार 77, उसके पहले शायद 61 जीते थे, उसके पहले 51 जीते थे। तो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक कांग्रेस का वहां है। क्या इस बार उसमें बदलाव होने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री बीजेपी की को मदद करने वाली है, या फिर 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है जो अंदर अंदर कुछ लहर पैदा करेगी जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा? ये तमाम चीजें दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये इतना पक्का है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों शामिल हैं, जिस तरीके से अपने आप उन्होंने वहां झोंक रखा है, वो इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आगे की राजनीति गुजरात की राजनीति से शेप होगी और यहां अगर जीत होती है तो शायद उनको लगता है कि वो एक मैसेज देने में कामयाब होंगे कि गुजरात हमारा टर्फ आज भी है और लोग हमको आज भी पसंद करते हैं। और आगे का चुनाव 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, 2024 में तो आम चुनाव है, उसके लिए एक रास्ता बनाने का काम करेंगे। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।